नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर परिवर्तन एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी वीडियो को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं लोग, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों से और नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैलेंज है कि मैं हर उस टॉपिक को टच करूँगा जिसे आप लोग कमेंट में कहेंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार बस कमेंट में लिखिए, सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता है या कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, बिल्कुल उस पर वीडियो में बना दूंगा, ठीक है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा पॉलिटी के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक ऐसा टॉपिक है कि जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, जरा उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि परीक्षा में पूछता है कि ये बताइए भैया कि हमारा जो तिरंगा है यानी राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है ना, ये संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, ठीक है ना। या जो हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है ना, ये संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। इसके बाद ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसका जवाब दे देंगे, लेकिन जब इसको हम एक लिंकिंग के माध्यम से पढ़ेंगे इसके इतिहास को कि आखिर क्या कारण है कि तीन रंगों का बना, कैसे बना, तो वहां से काफी क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं, ठीक है ना, जो हमारे परीक्षाओं में बहुत काम करते हैं। किसी भी परीक्षाओं की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यह है राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात करें तो याद रखना कि इस राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत हम बहुत से प्रश्न बनते हैं हमारे, जैसे राष्ट्रीय फल, वो भी राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय गान, या आप देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय मुद्रा, इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है ना, राष्ट्रीय नदी, इसके बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय पशु। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो मैं लगभग 2 पार्ट हो जाए इसके, ठीक है, ज्यादा वीडियो बड़ी तो करनी नहीं है, दोनों में कवर ये करेंगे कि आखिर आम को अगर हमने राष्ट्रीय फल चॉइस किया है तो क्यों किया है, बाघ को राष्ट्रीय पशु हमने घोषित किया है तो क्यों किया है, उसका क्या लक्षण था, आखिर हम शेर को भी कर सकते थे, ठीक है ना, हाथी को कर सकते थे, क्यों किए, इस बात पे चर्चा होगी। अर्थात हमारा एक क्या कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, दिमाग में फिट भी हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो राष्ट्रीय प्रतीक के अंतर्गत सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वे हम करेंगे राष्ट्रीय ध्वज। बच्चे सभी लोग जानते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों से बना है। तो पहले हम क्वेश्चन पर चर्चा करते जाते हैं, इसके बाद लेक्चर भी बोलते जाएंगे। आपको पता होगा कि कोई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज है कब स्वीकार किया गया। तो याद रखना कि 22 जुलाई 1947 यानी कि 15 अगस्त से कुछ दिन पहले। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो ग्राफ, उसका जो फ्रेम किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो हम उसका नाम लिखते हैं पिंगली वेंकैया या पिंगाली वेंकैया, ठीक है ना। ये गांधीवादी विचारधारा के थे और ये इनका जो निवास स्थान है आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से संबंध रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या ये हमारा जो तिरंगा है एकाएक तैयार हो गया कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो आइए पहले इसके इतिहास को कवर करते हैं। ध्यान से सुनना मेरे लेक्चर को। जैसा कि आप जानते हो बच्चे कि हमारे यहाँ जो तिरंगे का इतिहास स्टार्ट होता है या हमारे ध्वज का प्रारंभ होता है इतिहास, वो 1857 की क्रांति से होता है। अर्थात 1857 की क्रांति में भी अगर हम देखें तो एक हमारा जो तिरंगा था, एक झंडा था, लेकिन अगर देखें तो 1857 की क्रांति विफल हो जाने के कारण जो झंडे का प्रतीक हमने दिया था, ठीक है ना, वो वहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद सबसे पहला भारतीयों के लिए अगर देखा जाए तो भारत के लिए विशेष रूप से, ठीक है ना, एक झंडा तैयार किया गया था। अतः एक बात और मैं बता दूं कि झंडे को हम 4 चरण में पढ़ेंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और चौथे चरण में हम आपको 22 जुलाई 1947 तक लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रथम चरण में हम देखें तो ये घटना है 1904 की। 1904 में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ झंडे का एक प्रारूप तैयार किया गया था, और जो झंडे का प्रारूप तैयार किया गया था, जो प्रारूप तैयार की थी, जो झंडे को बनावट दी थी, उनका नाम था सिस्टर निवेदिता। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सिस्टर निवेदिता, ठीक है ना।
और जिस सिस्टर निवेदिता को हम भगनी निवेदिता भी कहते हैं, ये स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। 1898 में आयरलैंड से भारत आई थी उनके विचारों से प्रभावित होकर, ठीक है ना। इनका ओरिजिनल नाम है, वास्तविक जो नाम है मार्गरेट नोबल नाम है। तो अगर पूछेगा मार्गरेट नोबल किसका नाम है, सिस्टर निवेदिता का, या पूछेगा सिस्टर निवेदिता का मूल नाम बताइए, मार्गरेट नोबल, ठीक है ना। और 1904 में भारत के झंडे का सबसे पहला एक जो प्रारूप तैयार किया गया था वो सिस्टर निवेदिता द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सिस्टर निवेदिता झंडे को बनाई थी वो किस रंग का था। तो ये था हरा, ऊपर की पट्टी हरी थी, बीच वाली पट्टी पीली थी, ठीक है ना, और नीचे वाली जो पट्टी थी वो आपका लाल था, ठीक है ना। और जो हरी पट्टी थी इसमें 8 कमल बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे भैया? 8 कमल। और जो पीली पट्टी थी उसमें वंदे मातरम लिखा गया था, ठीक है ना, वंदे मातरम लिखा गया था। इसके बाद अगर देखा जाए जो लाल पट्टी है, ठीक है ना, इसमें सूरज व चांद की तस्वीर बनी हुई थी। तो 1904 में सिस्टर निवेदिता द्वारा भारतीयों के लिए एक तिरंगा तैयार किया गया था, क्योंकि उस समय तो अंग्रेजों का शासन था। कहीं ना कहीं वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर जुल्म बरसा रहे थे उन्होंने उसका विरोध किया। अर्थात अगर हम कट्टर विदेशियों की बात करें जिन्होंने भारतीयों का समर्थन किया तो उसमें प्रमुख रूप से नाम जो आता है सिस्टर निवेदिता का आता है। तो बच्चे याद रखना है झंडे का प्रारूप था। और मैं बता दूं कि 1906 में ये जो तिरंगा है इसको 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फहराया भी गया था, इसका प्रयोग भी किया गया था। तो अगर पूछेगा कि कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो कब हुआ था 1906 में, या ये पूछेगा 1906 एक और डेट याद दिलवाता है, आपको पता होगा 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं ये पहला स्टेप था, इसको याद रखिएगा। माँ सिस्टर निवेदिता के नाम को याद रखिएगा। ये किसकी शिष्या थी, भारत कब आई, कहाँ से आई थी, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, किस प्रकार से दिया था, ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं। आपको पता होगा दूसरा जो डेट आता है ये 1907 आता है, कहीं कहीं 1905 भी कुछ लोग मानते हैं। ये यहाँ पे भी हमारे यहाँ झंडे का एक प्रारूप तैयार किया गया था, लेकिन ये हमारे देश में नहीं तैयार किया गया था, विदेश में किया गया था, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उनका नाम है भिकाजी रुस्तम कामा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा दूसरा जो झंडा भारतीयों के लिए विदेश में तैयार किया गया था, अर्थात हम झंडा क्या है, एक सम्मान है हमारा, ठीक है ना, एक हमारा प्रतीक है। झंडा देखते ही लोग पता कर लेते हैं कि इंडिया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसके लिए इंगित करने के लिए भिकाजी रुस्तम कामा ने प्रयास किया और 1907 या कभी कभी डेट मिलता 1905 में इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया गया था इनके द्वारा, ठीक है ना। और आपको पता है कि भिकाजी रुस्तम कामा को क्रांतिकारी माता भी कहा जाता है। अगर पूछेगा क्रांतिकारी माता के उपनाम से हम किसे जानते हैं, तो भिकाजी रुस्तम कामा को जानते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अब जो है तीसरा चरण, ये तीसरा चरण की अगर बात करें तो तीसरा चरण आता है 1917 में, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि 1917 से ठीक एक वर्ष पहले 1916 में एक हमारे यहाँ आंदोलन चला था जिसको कहते हैं होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है ना। और ये जो आंदोलन चला था बच्चे ध्यान देना, ये जो आंदोलन चला था इस आंदोलन में 2 लोगों का सहयोग था, अर्थात 2 लोगों ने इसकी अगुवाई की थी। एक थी एनी बेसेंट, याद रखना मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। एक थी एनी बेसेंट। होम रूल लीग की अगर बात कर ले तो होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यह है कि जो होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा चलाया गया था। और उसी आंदोलन के दौरान भी भारत में तीसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, एक तिरंगा बनाया गया था। इस तिरंगे में 5 क्षैतिज पट्टियां लाल रंग की थी, याद रखना 5 क्षैतिज पट्टियां लाल रंग की थी और हरी जो पट्टियां थी वो 4 थी। 4 हरी पट्टियां वो नीचे की तरफ थी,
5 लाल पट्टियां ऊपर की तरफ थी। तो यह भी एक तिरंगे का इतिहास है। तो याद रखना बच्चे, यहाँ कब ये तिरंगा अपनाया गया था या झंडा हमारे यहाँ ये यूज किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था, ये 1917 में किस आंदोलन के दौरान, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान। यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, जिसको हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। अब जरा सुनना, देखो इनको कैसे पोस्टमार्टम करते हैं। एनी बेसेंट की अगर बात करें तो इन्हें माता बसंत भी कहते हैं। अगर पूछेगा माता बसंत के उपनाम से, ठीक है ना, माता बसंत के उपनाम से हम किसे जानते हैं? एनी बेसेंट को जानते हैं। वही जो बाल गंगाधर तिलक है उनका उपनाम है लोकमान्य तिलक। ये गर्मवाद दल क्या कहते हैं, उदारवाद क्या कहते हैं, उग्रवादी प्रकृति के ये जो थे, क्रांतिकारी थे। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ से देखो एनी बेसेंट से और क्वेश्चन पूछता है। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिका भी चलाया था भारत में, ठीक है। एक का नाम है कॉमनवेल्थ और एक का नाम है न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की अगर बात करें, पूछेगा कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट, न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट। वहीं अगर लोकमान्य तिलक की बात कर लें तो पंजाब क्या कहते हैं, केसरी जो पत्रिका है, मराठा जो पत्रिका है। इसके बाद महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है, जो शिवाजी उत्सव मनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं किसकी देन है? तो लोकमान्य तिलक की देन है। तो इस तरह लिंक करा के पढ़ेंगे तो हमारा एक चौतरफा नहीं कहते फ्रेम तैयार होता है। तो बच्चे याद रखना कि तीसरा जो चरण तिरंगे का है हमारा, वो होम रूल लीग के दौरान प्राप्त हुआ था। इस तरह इसको हम लिंक कर लेंगे। अब आते हैं काम की बात करते हैं, चौथे चरण की बात कर लेते हैं। चौथा चरण जो हमारा, जहां से हमारे तिरंगे का या हमारे ध्वज का अगर बात करें तो मूल विकास होता है। तो आपको पता होगा कि वो ये जो युग है चौथे चरण का, वो गांधी जी का युग था। और गांधी जी का एक उनकी सोच थी कि वो सभी धर्मों को एक समान रूप से मानते थे। और जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय अगर देखा जाए तो सभी धर्म के लोग रहते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय 2 धर्म ज्यादा था, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो इन्होंने पिंगली वेंकैया से बोला कि भैया एक स्केच ऐसा तैयार करो कि ये हमारा प्रतीक भी हो जाए और लोगों की सद्भावना भी तैयार हो जाए। लोगों के अंदर ये ना हो कि ये व्यक्ति विशेष का एक राष्ट्र बनता जा रहा है। तो पिंगली वेंकैया के मतलब गांधी जी के अनुशंसा के आधार पर अगर देखा जाए तो पिंगली वेंकैया ने पहले 2 पट्टी का एक झंडा बनाया। ऊपर वाली पट्टी थी लाल और जो लाल रंग था वो हिंदुओं का था, ध्यान समझना। और नीचे वाली पट्टी थी हरी, और हरा जो रंग होता है मुसलमान लोगों का होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 2 लोगों का तो बन गया। लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि और भी संप्रदाय के लोग हैं हमारे देश में, ठीक है ना, बौद्धिज्म है, पारसी है, उस समय ईसाई खुद थे, तो इन्होंने उनके लिए भी एक कलर जोड़ दिया, वे रंग था सफेद। तो अगर पूछेगा कि जब झंडा का तैयार पिंगली वेंकैया द्वारा प्रारूप किया जा रहा था तो लाल रंग किनके लिए था? हिंदुओं के लिए। हरा रंग किसके लिए था? मुसलमानों के लिए। सफेद रंग किसके लिए था? तो आपका जो सफेद रंग है वे कहीं ना कहीं सभी धर्मों के लिए। तो बाद में गांधी जी के अनुशंसा पर ही एक चरखा लगा दिया गया था गांधी जी का। तो याद रखना कि ये जो पूर्ण रूप से विकसित हमारा जो संविधान है ना, जो हमारा ध्वज है, उसका एक रूप है। अब सुनना जरा, इसके बाद 1931 में एक प्रस्ताव भी राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार करने के लिए पारित किया गया था, वो भी पास हो गया। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो झंडा में संशोधन किया गया। बहुत बड़ा संशोधन तो नहीं था। और संशोधन जब किया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भैया देखो ये जो चरखा है ना, इसको हटाओ, पहले यहाँ पे चक्र लगाओ। तो यहाँ पे चक्र हो गया। और ये जो कलर लाल रंग है इसे केसरी बना दिया गया। क्या बना दिया गया? केसरी। अतः अगर वर्तमान का जो झंडा है, जिसे हम 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किए हैं, संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया है, वो 3 रंगों का झंडा है। अब उसकी पूरी बायोडाटा को हम कवर करते हैं। उसकी जो लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, यानी 3 संबंधी 2 का अनुपात होता है। ऊपर का रंग, ठीक है, केसरी, बीच का रंग होता है सफेद, और नीचे का जो रंग आप देखेंगे वो होता है ग्रीन, और बीच में एक चक्र भी होता है, अर्थात एक केसरिया होता है, ठीक है ना। और केसरिया जो होता है ये शक्ति एवं साहस का प्रतीक होता है। सफेद की अगर बात करें तो सफेद शांति व सत्य का प्रतीक होता है। वहीं अगर हरे की बात करें
तो हरे हरियाली या उर्वरता की का प्रतीक होता है। और यहाँ पर जो चक्र है, ये जो चक्र है ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती हैं और 24 तीलियां जो 24 घंटे का प्रतीक है। इसके बाद अगर बात करें तो प्रत्येक तीलियों के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, कि अशोक स्तंभ में या जो चक्र में तीलियां होती हैं उन तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, 15 डिग्री का कोण होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा झंडा और जो चक्र है प्रगति का प्रतीक है। इस प्रकार से हमारे झंडे का एक ओवरव्यू समाप्त होता। अब हम बात कर लेते हैं कि झंडा ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। सर याद रखिएगा, ये हमारा एक सिंबल है, ठीक है ना, ये हमें दर्शाता है कि हम भारतीय हैं। अगर हम झंडे लेके कहीं बहुत बड़ी भीड़ में इकट्ठा है, ठीक है ना, और झंडा हमारे हाथ में, तो लोग समझ जाएंगे ये इंडियन है। और याद रखिएगा कि झंडा के परिप्रेक्ष्य में काफी नियमावलियां हैं। जैसे आप देखे होंगे झंडे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात अगर देखा जाए 2002 भारतीय झंडा संहिता की बात करें तो उसमें ये बात कही गई है कि आप चाहे अगर आप झंडे का अनादर नहीं कर सकते, जैसे झंडे को पोछा के रूप में या सफाई के रूप में यूज नहीं कर सकते, या झंडे को आप क्या कहते हैं जमीन और जल पर स्पर्श नहीं करवा सकते। वहीं अगर बात करें तो झंडे को कुछ लोग क्या करते हैं, मेज ढक लेते हैं या मूर्ति ढक देते हैं या स्थल पर बिछा देते हैं, ठीक है ना। पहले तो ये भी प्रावधान था कि झंडे को आप वर्दी या पोशाक के रूप में पहन भी नहीं सकते, लेकिन सन 2004 में, ठीक है ना, इसमें संशोधन कर दिया गया संहिता में। लेकिन ये बात कह दी गई कि अगर आप झंडे का वर्दी या पोशाक पहनना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बनवा सकते हैं। तो यह है पूरा इतिहास। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए भैया कि हमारा झंडे का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। झंडे में झंडे का जो अनुपात कितना होता है, 3 समन्वय 2। केसरिया किसका प्रतीक है? शक्ति एवं साहस का। सफेद शांति एवं सत्य का। वही हरियाली उर्वरक या क्या कहता है, हरा वाला हरियाली उर्वरता का प्रतीक है। वही जो चक्र है वो प्रगति का प्रतीक है। उसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं और प्रत्येक तीलियों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? तो बच्चे आपका 15 डिग्री का कोण है। इस तरह याद रखिएगा। और संविधान सभा ने झंडे को कब एक्सेप्ट किया था? 22 जुलाई 1947 को। तो ये था आपके झंडे का बायोडाटा। अगली सीरीज आगे लेके तुरंत हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।